नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की जो लगातार सीरीज हम चला रहे हैं उसका जो भाग 4 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे 20 नंबर की यह क्लास लाई जा रही है। 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपके पीईटी की परीक्षा में और 10 नंबर का जीए आपसे पूछा जाएगा पीईटी की परीक्षा में। तो उसी 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी जो है एमसीक्यूज के माध्यम से हम करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। तो आप याद रखिएगा, इसमें से इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है आपको भारत में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। भारत में कहाँ, तो गुरुग्राम में। कहाँ पर, तो आईएसए का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए इन चारों ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनके मुख्यालय, इनके प्रमुख और इनकी स्थापना के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आईएसए का मतलब आपका हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया। बिम्स्टेक तो आपको पता ही होगा। इसके बाद ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसके बाद हो गया आसियान। तो ये 4 इंपॉर्टेंट संगठन हैं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। आईएसए की स्थापना 2015 में की गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। ओईसीडी की स्थापना 1961 में की गई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय ओईसीडी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी और इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का जो है आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न अगला आपके सामने है, COP27 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न है। तो COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में COP27 का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में COP26 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था COP26 का आयोजन, तो COP26 का जो आयोजन है अक्टूबर महीने में किया गया था। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। कहाँ पर, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 का आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगला जो COP27 होगा यह मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया जाएगा। वहीं पिछला वाला COP25 कहाँ पर हुआ था, तो आपका जो COP25 है यह कहाँ पर हुआ था, तो यह आपका हुआ था और स्पेन के मैड्रिड शहर में। कहाँ, तो स्पेन के मैड्रिड शहर में आपका COP25 हुआ था। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है COP। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। COP का पूरा नाम क्या होता है, तो COP को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या बोलते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन का। लगातार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का जो चौथा संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का जो चौथा संस्करण था वह बेंगलोर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका है। भारत के किन
दो शहरों के मध्य जो है आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। यानी कि जो आकाशा एयरलाइन नई बनी है, इसने किन दो शहरों के मध्य अपनी पहली उड़ान भरी है, आपसे पूछा जा रहा है। आकाशा एयरलाइन ने किन दो शहरों के मध्य अपनी उड़ान भरी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मुंबई से अहमदाबाद, आप याद देखिएगा, मुंबई से अहमदाबाद जो है आकाशा एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद रखिएगा। मुंबई से अहमदाबाद के मध्य इसने अपनी पहली उड़ान भरी है आकाशा एयरलाइन ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकनाथ शिंदे जो हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकनाथ शिंदे जो हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भैया? तो ये जो है आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ के, तो महाराष्ट्र के। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। आइए इन चारों ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, चारों राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी स्थापना, इनकी राजधानी और इसके बाद इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चारों राज्यों की पूरी डिटेल लिखी गई है, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको मिलेगी मुंबई। स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को। सीएम इसके हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल इसके हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1960 को गोवा का निर्माण किया गया, गठन किया गया था। इसके बाद PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं, और प्रमोद सावंत जो हैं मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत गोवा के। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। चंद्रशेखर राव जो हैं सीएम हैं और डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं इसके राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे तेलंगाना की बात हो रही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती वर्तमान में इसकी राजधानी है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। विश्वभूषण हरिचंदन इसके यहाँ पे राज्यपाल वर्तमान में हैं और जगन मोहन रेड्डी जो हैं वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप, उसके बाद मैं राइट आंसर इसका बताऊंगा आपको। तो विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वह 60 हो सकती है। कितनी? तो 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है और 500 जो है मैक्सिमम, 500 मैक्सिमम संख्या रखी गई है और 60 जो है मिनिमम संख्या रखी गई है विधानसभा सदस्यों की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम से भी थोड़ी सी कम सीटें उन राज्यों में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में आपको 40 सीटें मिलेंगी और सिक्किम में आपको 32 विधानसभा की सीटें मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में जो है 40 विधानसभा की सीटें हैं और सिक्किम में जो है 32 विधानसभा सदस्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अपवाद आप याद रखिएगा, 3 राज्यों में अपवाद है। गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं विधानसभा की और सिक्किम में 32 सीटें हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो न्यूनतम सीट है विधानसभा की 60 निर्धारित की गई है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष की है। 25 वर्ष की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए अगर आपको विधानसभा का मेंबर बनना है, सदस्य बनना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
तथा विधानसभा को हम लोअर हाउस या निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तथा सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया? बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बढ़े चलो जो अभियान है इसको शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस अवसर पर? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। तो युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमेरिका और भारत के मध्य 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें से एक आपका युद्ध अभ्यास हो गया, एक आपका क्या हो गया, वज्र प्रहार हो गया, वज्र प्रहार हो गया। तीसरा आपका कोप इंडिया हो गया, कोप इंडिया हो गया। और एक आपका कौन सा बच रहा है? युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, और एक आपका क्या बच रहा है यहाँ पे? टाइगर ट्रायम्फ। क्या हो जाएगा? टाइगर ट्रायम्फ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं भारत और अमेरिका के मध्य। एक हो गया युद्ध अभ्यास, दूसरा आपका वज्र प्रहार, तीसरा आपका कोप इंडिया और चौथा आपका हो गया टाइगर ट्रायम्फ। तो ये चारों युद्ध अभ्यास आपको पता होने चाहिए जो भारत और अमेरिका के मध्य होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? भारत के पर्यटन स्थलों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताना है आपको, नहीं है। तो इसमें से आपका आनंद भवन उत्तर प्रदेश में स्थित है, राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। आप याद देखिएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी के जो तीनों यहाँ पे दिए गए हैं ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपको राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर? तो राजस्थान के माउंट आबू में आपको मिलेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थलों की सूची दी गई है जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो आप याद रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्यटन स्थल हैं, आपके यूपी स्पेशल में पूछे जा सकते हैं और ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ये जो मुझे लगे आपके उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यटन स्थल जो फेमस पर्यटन स्थल है लक्ष्मण झूला यह कहाँ पर स्थित है? काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है, आई होप आप लोग सभी यहाँ पे गए होंगे। तो जो लक्ष्मण झूला है यह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो लक्ष्मण झूला आपको मिलेगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में आपको मिलेगा लक्ष्मण झूला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? एकदम लेटेस्ट का यह प्रश्न है। बिहार के लंगट सिंह कॉलेज में यह वेधशाला है, तो इसी को जो है यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार खगोलीय वेधशाला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो निखत जरीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निखत जरीन ने जो है
स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से कॉमनवेल्थ गेम्स को पढ़ लीजिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बर्मिंघम में किया गया था। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा भारत का रैंक कितना रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो भारत की रैंक थी कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत की रैंक थी कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथी। और पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो पहले स्थान पे था आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो था यह आपका पहले स्थान पे था, भारत का स्थान था चौथा। भारत ने कितने कुल मेडल जीते? भारत ने टोटल जो है 61 मेडल जीते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से आपके गोल्ड कितने हैं? तो 61 मेडल में से टोटल आपके 22 गोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद 16 आपके सिल्वर हो जाएंगे, और इसके बाद बाकी जो बचे आपके 23 मेडल ये आपके ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज हैं। तो ये कुछ कॉमन से प्रश्न हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और ताजमहल को किस वर्ष में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कला और संस्कृति से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ताजमहल को जो है किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो 1983 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1983 में जो है ताजमहल को शामिल किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ताजमहल आपको आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा मिलेगा। इसके अलावा आगरा का जो किला है उसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं उनको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। इसके बाद एलोरा की गुफाएं भी 1983 में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई थी। तो 1983 में भारत के 4 इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक स्थल थे जिनको शामिल किया गया था। तो इन चारों में से जो 1983 में 4 सांस्कृतिक स्थल शामिल किए गए थे उनमें से एक था ताजमहल, दूसरा था आगरा का किला, तीसरा था अजंता की गुफाएं और चौथा था एलोरा की गुफाएं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ललित कला अकादमी की स्थापना यहाँ पे पूछी जा रही है कि किस वर्ष में की गई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। ललित कला अकादमी की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी? तो 1954 में। आप याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 1954 में जो है ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वह की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1954 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का जो पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भोपाल में भारत का पहला जो है क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, भोपाल में, ऑप्शन ए। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो IMF के जो है भारत में नए मुख्य कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं KV सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, KV सुब्रमण्यम। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। भारतीय संस्थान के बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसी का यह प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप याद कर लीजिएगा, यह राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंदरी। तो राजमुंदरी में आपको मिलेगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड
प्रेजुडिस, इसको किसने लिखा है? यह जो उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसको किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो इस फेमस बुक को किसने लिखा है? तो यह जो फेमस बुक है और यह पूछी भी गई एग्जाम में, एसएससी 2013 में यह पूछी गई है। तो इसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जेन ऑस्टिन के द्वारा यह फेमस उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आइए ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनके द्वारा भी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। इनकी दो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो लगातार एग्जाम पूछी जाती है। एक तो हो गई इग्नाइटेड माइंड्स और दूसरी हो गई विंग्स ऑफ फायर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा आर.के. नारायणन के द्वारा भी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं आर.के. नारायणन के द्वारा? तो इनके द्वारा द डार्क रूम हो गया, मालगुडी डेज हो गया, द गाइड, इसके अलावा माई डेज, ये 4 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आर.के. नारायणन के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द डार्क रूम हो गई, पहली हो गई पुस्तक ये, दूसरी मालगुडी डेज हो गई, तीसरी आपकी द गाइड हो गई और चौथी हो गई आपकी माई डेज। ये 4 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें आपको याद रखनी है जो लिखी गई हैं किसके द्वारा? तो आर.के. नारायण के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं ये पुस्तकें। इसके बाद सलमान रुश्दी को आप देख पा रहे हैं। सलमान रुश्दी के द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई जिनमें से एक पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सैटानिक वर्सेस। इस प्रकार से लिखा आएगा, सैटानिक वर्सेस। सैटानिक वर्सेस, इस फेमस बुक को लिखा है किसने? तो इस फेमस बुक को लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपसे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर पूछे जा सकते हैं। तो उसी का यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत आपका राइट आंसर जाएगा। समीर वी कामत को, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। समीर वी कामत जो हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला जो नाइट सफारी है बनाया जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई है? मतलब इसमें से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपाल ने लिखी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसमें से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द हाउस फॉर द मिस्टर विश्वास। आप याद रखिएगा, वी.एस. नायपाल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है वी.एस. नायपाल के द्वारा। तो इस पुस्तक का क्या नाम है? तो एक और पुस्तक इनकी है जिसका नाम है हाफ अ लाइफ। हाफ अ लाइफ जो पुस्तक है यह अभी वी.एस. नायपाल के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यह जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपाल ने लिखी है, तो यह प्रश्न आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार आपके म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया है और संगीत वाला, म्यूजिक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश बनाएगा। इसके बाद हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया, यानी कि
इस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर फिर से रिकॉर्ड की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है, अपना ही रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है एक्चुअली। तो आप इसे याद देखिएगा, दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ कोरिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया का नोबेल पुरस्कार हम किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार हम कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, तथा यह जो पुरस्कार है आपका फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है, फिलीपींस की जो सरकार है, इसी के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और भारत सरकार के द्वारा इको मार्ग कब से प्रारंभ किया गया है? यानी कि इको मार्ग जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनके लिए उनको जो है वो इको मार्ग दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा इको मार्ग की शुरुआत कब से की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1991 से जो है इको मार्ग दिया जा रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं, इकोनॉमिक जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं प्रोडक्ट्स, उत्पाद, उनके लिए उनको जो है इको मार्ग देती है भारत सरकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1991 से जो है इको मार्ग प्रदान किया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यह जो यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है इको मार्ग, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो 1991 से यह प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत का प्रथम जिला कौन है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है हाल ही में? तो मध्य प्रदेश का मंडला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है, मंडला जिला है, यह भारत का प्रथम जिला बना है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली भारत की पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएफा जो है चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है मनीषा कल्याण। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। मनीषा कल्याण जो है पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई जिनके द्वारा यूएफा चैंपियंस लीग खेली गई है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मनीषा कल्याण। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इन्होंने किस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेला था? तो अपोलन जो फुटबॉल क्लब है साइप्रस का फुटबॉल क्लब है अपोलन, इसी की तरफ से इन्होंने खेला था मनीषा कल्याण ने। तो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेज इसके हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न बन सकते थे आपके जीए और करंट अफेयर्स के, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।